नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के हिंदी साहित्य बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल और उससे संबंधित कवि संकलित किए गए हैं। इसलिए विद्यार्थियों को ये समझना आवश्यक है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ होता है और इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और आधुनिक शब्द से क्या आशय है। मोटे तौर पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में बांटकर वर्णित किया है, किंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने और बाद में अन्य साहित्यकारों ने भी, अन्य विद्वानों ने भी इस पर अपनी सहमति बताई है। उसको हम एक बार आधुनिक काल से पहले पृष्ठभूमि में बताना चाहेंगे। हिंदी की शुरुआत, हिंदी साहित्य की आरंभ संवत 1000 के लगभग माना गया है। शब्द पर गौर कीजिए, लगभग। यहीं पर इतिहास का यदि कोई काल विभाजन होता तो तिथि सहित होता, लेकिन यहाँ पर न कोई तिथि है न कोई माह है, बल्कि वर्ष है, और वह भी लगभग। अर्थात साहित्य का काल विभाजन करते समय 5-7 वर्ष कोई विशेष मायने नहीं रखते। यानी इस संवत 1000 को हम 5 वर्ष पहले से और 5 वर्ष बाद तक सोच सकते हैं, समझ सकते हैं या रख सकते हैं। इसके बाद भी ये बात केवल आधुनिक काल या प्राचीन काल या मध्यकाल पर नहीं, बल्कि साहित्य के किसी भी काल में या किसी भी काल विभाजन में कोई एक लकीर खींची भी कभी नहीं होती। तो हिंदी की शुरुआत उन्होंने माना कि संवत 1000 से हुई, और 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक का जो समय था, उस समय को आदिकाल नाम दिया गया। हिंदी का प्रारंभिक काल या आदिकाल। इस काल में बहुत अधिक युद्ध हुए थे, तो युद्धों का वर्णन है विभिन्न राष्ट्र ग्रंथों के माध्यम से, और ये सब कुछ आप ये पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। इसके बाद 1375 से और 1900 तक का जो समय है, इसको मध्यकाल कहा। चूँकि ये काल लंबा है और अलग अलग दो इसमें प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही हैं, इसलिए प्रवृत्तियों के आधार पर इस मध्यकाल को 2 भागों में बांट कर देखा गया, 2 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। 1375 से 1700 विक्रम संवत तक का ये जो समय है, ये भक्ति काल कहलाया, क्योंकि इस समय के जो कवि थे वो अधिकतर भक्त कवि थे। चाहे वो राम की भक्ति हो, चाहे वो निर्गुण भक्ति हो, और चाहे वो कृष्ण की भक्ति हो, अधिकतर भक्त कवियों का काव्य इस कालखंड में देखा जा सकता है। इसके बाद संवत, विक्रम संवत 1700 से 1900 के बीच लगभग 200 वर्षों का ये जो काल है, इसको श्रृंगार काल के नाम से जाना गया। श्रृंगार काल या रीति काल। इस कालखंड में मुगल शहंशाहों का, मुगल सम्राटों का बोलबाला था, और बहुत ही वैभव के साथ ये सब लोग रहते थे, और इनका
जो जीने का जो ढंग था वो अलग ही प्रकार का अय्याशीपूर्ण था। ये श्रृंगारिक काव्य को ही पसंद करते थे। दरबारों में जब भी कवि सम्मेलन होता तो काव्य का विषय सदा श्रृंगार ही रहता। इसी का परिणाम है कि कवियों में नक्शिक चित्रण की ही होड़ रही। नायिका का चित्रण करना इन कवियों का जैसे ध्येय बन गया, क्योंकि राजा जैसा चाहते थे कवि वैसा ही परोसना उनकी मजबूरी होती थी, और ऐसे ही कवियों को पुरस्कृत भी किया जाता था। 1900 तक आते आते और हिंदी का जो मध्यकाल है वो भी श्रृंगार काल के साथ खत्म हो जाता है। संवत 1900 से अब तक का जो समय है इसको हिंदी साहित्य में आधुनिक काल कहा गया। आधुनिक काल का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ। भारतेंदु, वही भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने बहुत सुंदर नाटक न केवल लिखे बल्कि उनका अभिनय भी किया, उनका मंचन भी वो किया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से अन्य कवि और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने नाटक लिखे और एक जागृति का वातावरण तैयार किया गया। आधुनिक काल, ये जो भारतेंदु युग की शुरुआत कह लीजिए या आधुनिक काल की पृष्ठभूमि कह लीजिए, ये 1857 से 1900 तक का ये समय था। और इस समय में श्रृंगारिक कविताएं धीरे धीरे कम होती गई और आधुनिकता का भावबोध लिए हुए कविताएं या अन्य साहित्य प्रवृत्त होता गया, बढ़ता गया। आधुनिक काल को भी अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। उन्नीस से 1920 लगभग 20 वर्ष का ये जो समय है, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग इसको कहा जाता है। 1920 से आगे 1936-37 तक का जो समय है उसको छायावाद कहा जाता है। इस समय में छायावाद में प्रकृति चित्रण से परिपूर्ण बहुत सुंदर काव्य रचा गया। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला जी एवं अन्य कवि, इन सब ने प्रकृति को आधार बनाकर, प्रकृति को केंद्र में रखकर बहुत सुंदर काव्य सृजित किया। आधुनिक काल में छायावादी युग का विशेष महत्व है। उस समय हमारी आज़ादी के आंदोलन का समय था ये, और ऐसे में जो कुछ समाज में घट रहा था, समाज में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे, और कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जैसा साहित्य सृजित होगा, जैसा समाज में घट रहा होगा वैसा ही साहित्य सृजित होगा। और साहित्यकार का एक दायित्व बनता है कि वो दृष्टि समाज पर रखे और अपने कविता के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से वो लोगों को प्रेरित करे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। ऐसा ही यहाँ हुआ। वो ही कवि जो प्रकृति पर अपना सब कुछ लिख रहे थे, प्रकृति जिनका विषय था, उनका स्वर बदल कर अब प्रगति पर हो गया। विश्व के अन्य देशों में चल रही प्रगति को देखकर
इन कवियों को भी लगा कि हम भी, हमारी सोच जो है, हमारी जो पुरानी सोच है, उस पुरानी सोच को हम खत्म करें। हम परंपरा से हटकर, हम रूढ़ियों को त्याग कर और एक अलग तरह का समाज बनाएं। तो ये जो प्रगति की विचारधारा पनपी, इसको प्रगतिवाद कहा गया है। विस्तृत में, विस्तार में, एक एक टॉपिक के साथ इनको हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये सिलसिला 1945 तक चला और 1945 से आगे के जो 20 वर्ष हैं, 1945 से 1965, यहाँ पर काव्य बदलकर प्रयोगवादी बन गया। काव्य में नए नए प्रयोग, वो काव्य, वो कविताएं जिनके एक ही विषय हुआ करते थे, जिनके ऊपर छंद और अलंकार लाद दिया करते थे। ये मानते थे कि छंद और अलंकारों के बिना तो कोई कविता है ही नहीं। अब वो काव्य बदलकर भाव पर आ गया कि कवि का लक्ष्य अपने शब्दों के द्वारा, अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा उससे जो कुछ कहना है, उसका जो मंतव्य है, वो श्रोता तक पहुंच जाए। इसी को लक्ष्य बनाकर केवल एक विषय नहीं, छोटे छोटे अनेक विषयों पर काव्य सृजित होने लगा। इस प्रकार काव्य सृजन की ये परंपरा 1965 तक आ पहुंची। 1965 के बाद आगे चलकर समकालीन कविता और नई कविता, इस प्रकार आधुनिक काल जो अभी भी जारी है, इसमें आधुनिक जो शब्द है उस पर विचार करना आवश्यक है। आधुनिक शब्द अनेक अर्थों में प्रचलित है। इसका पहला और सामान्य अर्थ समय सापेक्ष है। इसके अनुसार आधुनिक एक विशेष कालावधि का सूचक और परिचायक है। दूसरे अर्थ की यदि हम बात करें तो ये किसी विशिष्ट दृष्टिकोण का सूचक है। ये मध्ययुगीन वैचारिकता से भिन्न नए जीवन मूल्यों का वाचक है। इस प्रकार आधुनिक शब्द का अर्थ निश्चित रूप से नएपन से है। जो आधुनिक है उसे नवीन से सदैव लगाव रहता है, क्योंकि देश काल के प्रति सचेतन लगाव और बौद्धिकता की प्रक्रिया मनुष्य को नित्य नए संदर्भों से जुड़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती रहती। काफ़ी दूरी तक आधुनिक और नए साथ साथ चलते रहते हैं। जो है वह ठीक है या नहीं की भूमिका पर आधुनिक का निर्माण होता है। कोई भी आधुनिक परंपरा का विरोध नहीं करता, किंतु परंपरा को स्थिर तथ्य के रूप में स्वीकार करके कोई भी आधुनिकता विकसित नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ा सच है। परंपरा को प्रवाह मानने के कारण आधुनिक दृष्टि निरंतर परिवर्तन की अपेक्षा करती है। पुराने का त्याग, संशोधन, नवीनीकरण और पुनः परीक्षण, नए की आकांक्षा, विचित्रता के प्रति आकर्षण और विवेक की दृष्टि आधुनिकता के अनिवार्य तत्व हैं। ऐसी स्थिति में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और प्रयोगशीलता के आयामों का विकास और स्वीकार आधुनिक के लिए अनिवार्य हो जाता है। आधुनिक का ये अर्थ समय से बंधा हुआ नहीं है। अतः इस अर्थ के अनुसार आधुनिक एक ऐसी विशिष्ट धारणा का वाचक है जिस पर समय का अंकुश नहीं है। हम कह सकते हैं कि आधुनिक जो शब्द है वो निश्चित रूप से नए का प्रतीक है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या जो आधुनिक है वो कभी पुराना नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा।
क्योंकि जो आज नया है वह आगे चलकर पुराना जरूर होगा, लेकिन हम जिस आधुनिक काल की बात कर रहे हैं वो विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ आधुनिक काल है। इस कालखंड में विज्ञान ने निस्संदेह प्रगति की और विज्ञान की इस नई जीवन दृष्टि से विश्वास के स्थान पर परीक्षण और श्रद्धा के स्थान पर तर्क, जहां आस्था की बात होती थी वहां अब विश्लेषण की बात होने लगी। यह है नया दृष्टिकोण, यह है नई आधुनिकता या आधुनिकता की नई परिभाषा। सारे मूल्यों का अवमूल्यन होने लगा। एक विराट अराजकता, एक घातक अंधकार में शून्य, जहां साहित्य भाव से बंधा हुआ होता है, विज्ञान उस भाव की इजाजत नहीं देती। विज्ञान वहां पर प्रमाण मांगती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काव्य की दृष्टि से यदि हम कहें तो प्राचीन जो काव्य है उसका विषय जहाँ युद्ध पर आधारित या युद्धों तक सीमित, मध्यकाल में जहाँ भक्ति और श्रृंगार, वहीं आधुनिक काल में आते आते मनुष्य और मनुष्य संबंधित बहुत सारे विषय आज के काव्य में जुड़ गए। केवल काव्य ही नहीं, केवल पद्य ही नहीं, गद्य में भी ऐसा है। विषय की भिन्नता आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता है। अब हम आगे के जो हमारे जो टॉपिक होंगे उसमें हम इसी आधुनिक काल को उपविभाजन करके पहले भारतेंदु युग, उसके बाद में द्विवेदी युग, छायावाद आदि खंडों में इनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।